अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं बज़ाहिर एक तासुर जो है तक़वियत पकड़ता जा रहा है कि उनकी जप्फी इस वक्त बहुत पक्की है और एक ऐसा फ़िक्स मैच है जिसमें हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक और जो उनको सूट करती है उनके मिजाज के मुताबिक हर चीज़ रास्ता खोलते जा रही है। पहले हिफाजती ज़मानत लगता था कि ऐसी कोई नज़ीर नहीं है, मुश्किल पेश आ सकती है, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। नैब वालों ने पहले कहा हम तो यहाँ मौजूद हैं, हमने आर्गूमेंट भी सुन लिया। और आज भी जब अल अज़ीज़िया वाला मामला आया तो पहले पंजाब हुकूमत ने उनका सेंटेंस जो था उसको मुअत्तल कर दिया। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। हमारे वो सुहेल रशीद हैं, उन्होंने चंद रोज़ पहले ही खबर दी थी कि एज़ पार्ट ऑफ द डील ये सेंटेंस पंजाब हुकूमत सस्पेंड कर देगी। वही काम आज उन्होंने किया, उन्होंने सेंटेंस ही मुअत्तल कर दिया। अदालत के सामने गए कि हमारी अपीलें बहाल की जाएँ, तो नैब वालों ने फिर दोबारा कहा कि हम तो पहले से ही मौजूद हैं। नैब वाले ऐसे कमाल के, ऐसे एफिशिएंट हो गए। बाज़ केसेस के अंदर, ये जब नून वाले ही अंदर थे PTI के दौरे हुकूमत में, तो केसों को इल्तवा गैर ज़रूरी तौर पर देने के लिए कई पेशियों पर नैब का बंदा ही मिलता ही नहीं था। तो लेकिन दोनों दफ़ा नवाज़ शरीफ की इस पेशी के ऊपर, पहली दफ़ा भी हिफाजती ज़मानत के मौके पर और आज अपीलों की बहाली के मौके पर, नैब वालों ने कहा हम तो पहले से ही मौजूद हैं और हमने आर्गूमेंट भी सुन लिया, आपको तो नोटिस करने की ज़रूरत नहीं। खुद जज हैरान परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये वही नैब है जिसका मैं केस पहले 5 साल सुना था या कोई और नैब है? लेकिन उन्होंने कहा चेयरमैन से पूछ के आ जाए, वैसे ही कह दें कि रेफरेंस ही गलत फ़ाइल किया था तो आपकी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे। चाहिए वैसे नैब को असूली तौर पर वही जितना प्रोटोकॉल वो दे रहे हैं, तो अब कह दें कि हम माफ़ी चाहते हैं नवाज़ शरीफ से, हमने रेफरेंस ही गलत फ़ाइल किया था। नवाज़ शरीफ की जो सज़ा का अमल था वो शफाफियत से मुकम्मल तौर पर आ रही था। अगर ये कहें कि उसको बिल्कुल जायज़ सज़ा मिली थी तो ये काफ़ी झूठी बात होगी। नवाज़ शरीफ के ऊपर जब ये पनामा पेपर्स की लीक्स हुई हैं तो उसके अंदर उनके बच्चों के नाम पे कुछ असासे निकल आए, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स निकल आए, उनकी मलकियत का तनाज़ा शुरू हुआ। तो आम तौर पर जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर आपके वालिद पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं तो बच्चों की जायदाद का जवाब फिर वालिद से पूछा जाता है, तो वही प्रिंसिपल नवाज़ शरीफ के ऊपर भी लागू हुआ। फिर उन्होंने, नवाज़ शरीफ ने एक यहाँ पर गलती की, बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि सियासी गलती भी थी और कानूनी एतबार से भी कहूँगा कि अगर आपने जंग लड़नी हो तो ये रास्ता गलत था। एक था उसमें कतरी ख़त का सहारा और दूसरा उनके वालिद ने एक फैक्ट्री किसी ज़माने में लगाई थी गल्फ़ स्टील मिल्स के नाम से। उसके लिए BCCI से ज़्यादातर कर्जा BCCI से और कुछ छोटे बैंकों और से भी, और मशरक़ बैंक से और कुछ दीगर से भी कर्जे लिए थे। वो चली नहीं, मिल बंद होगी। तो ये दोनों कहानियाँ उन्होंने साथ जोड़ दी कि इन पैसों से वो कतरी शहज़ादे को याद आया है, उसने हुसैन को पैसे देने हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट भी ख़रीदे, फिर उसी फैक्ट्री की जो पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी उसी से हिल मेटल स्टील भी बन गई। ये कहानी ना सुनाते तो ज़्यादा बेहतर था। वो सिंपली बता सकते थे कि 90 की दहाई के अवाइल में उनके वालिद ने ये जायदाद ख़रीदी, वहाँ से उनकी औलाद को या उनके जो ग्रैंड सन्स हैं उनके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। पूछना है तो जाके वालिद उनके दुनिया में नहीं है, जाके उनसे पूछ लें, ये बेहतर रास्ता होता। लेकिन जो वो कतरी ख़त वाला कहानी थी वो नामुनासिब थी, उसने उनके लिए मसाइल पैदा किए। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक्त की जो अदलिया थी और प्लस PTI से इमरान खान, इनके दरमियान में एक अनरिटन एक ग्रैंड अलायंस मौजूद था, अनहोली अलायंस। और उसका पर्पज़ उस वक्त ये था कि चोर और डाकू साबित करना है, अदर दैन एनीवन जो इमरान खान और PTI से बाहर हो, उसको सारों को आपने चोर और डाकू साबित करना है। उसका एंड रिज़ल्ट यही निकलना था जो नवाज़ शरीफ के केस में निकला। अकाउंट रिसीवेबल एक उन्होंने वीज़ा लेने के लिए, इकामा लेने के लिए दुबई का बनवाया होगा अपने साहबजादे से। और आम तौर पर इकामा लेने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है और उसमें 10,000 दिरहम तनख्वाह लिखी हुई थी जो उन्होंने वसूल नहीं की हुई थी। उसकी बुनियाद के ऊपर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, जिसमें साकिब निसार साहब का कलीदी किरदार था, उन्होंने कहा कि 10,000 दिरहम अकाउंट रिसीवेबल जो है ये इनका असासा है, इन्होंने बताया नहीं है, तो ये सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए डिसक्वालीफाइड, लाइफ टाइम डिसक्वालीफिकेशन। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब ने फैसला भी जारी कर दिया। उस बेंच की सरबराही साकिब निसार साहब कर रहे थे। अब ये सूरत हाल है हमारे सामने। अब वो कन्विक्ट हुए हैं अल अज़ीज़िया के केस में और उसके ऊपर क्या बनना है मालूम नहीं है, क्योंकि कोई मनी ट्रेल नाम की चीज़ नवाज़ शरीफ के पास मौजूद नहीं है, लेकिन रास्ता उनका खुलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर सूरत हाल देखनी हो तो बहुत से उनके लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद उनको मेरे ख्याल में नदामत ऐसी होती है कि वो किसी के सामने आने की पोजीशन में नहीं रहते। एक के बाद एक वो अचानक बताते हैं कि वो 20-25 रोज़ पूछते हैं कि कहाँ थे, तो कोई कहता है मैं शुमाली इलाका जा चला गया था, कोई कहता है मैं 9 मई वाले दिन सो रहा था, कोई कहता है 9 मई वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने तो नींद की दुआ खा ली थी इसलिए मुझे पता ही नहीं 9 मई को क्या हुआ। और फिर वो सारी दुनिया जहान की बुराइयाँ इमरान खान में गिनवाते हैं और कहते हैं कि यही बंदा था जो फ़ौज के ऊपर हमला करने की सारी मनसूबाबंदी कर रहा था, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम इससे लाइल में दुरुस्त नहीं है। उसी सिलसिले में आज 3 ख़वातीन जो हैं, जिसमें अंजलीब अब्बास भी शामिल है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी मैंने एक बन्नू की, डुमेल का इलाका है बन्नू के अंदर डुमेल, उसके एक प्रोफेसर साहब की वीडियो क्लिप देखी है। तो प्रोफेसर साहब ने किसी
मजलिस के अंदर एक तकरीर कर दी जहाँ ख़वातीन के हकूक़ का भी तज़किरा था, तो वो मुकामी जो उलमा थे उनके ख़िलाफ़ सारे उठ खड़े हुए, तो उनकी जान को ख़तरा हुआ। तो वहाँ उन्होंने ये किया कि उनसे एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवाया कि जो सारी बातें तुमने कही हैं ये गलत हैं और ख़िलाफ़ शरीयत हैं, जो तुमने साइंसी नज़रिया दिया वो भी, इसमें से कोई बात भी तुम इकरार सब के सामने जाके तहरीरी साइन करो कि आइंदा ऐसी बात नहीं करोगे। तो पीटीआई वालों की भी हालत वैसी है, उसी प्रोफेसर की तरह जिसने डोमेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतज़ामिया की मौजूदगी में वो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया डोमेल के अंदर। तो ये ख़वातीन या बाकी इनके जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। वो स्टैम्प पेपर के ऊपर दस्तखत करके कहते हैं कि 9 मई सारा कुछ इमरान खान ज़िम्मेदार था, हम ज़िम्मेदार नहीं थे। तो पूछा जाए 9 मई से पहले आप लोग कहाँ थे, क्या आप में से किसी ने आवाज़ उठाई थी, तो शायद इसका जवाब भी किसी के पास नहीं होगा। लेकिन ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, ये वो रास्ता पोलिटिकल इंजीनियरिंग वाला रास्ता है जिस पर पहले नैब इस्तेमाल हुई PMLN को तोड़ने के लिए, या कभी पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए। वो हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनको इस्तेमाल किया गया। फिर आसिफ खोसा साहब को और साकिब निसार साहब को PMLN को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अभी जो सूरत हाल है, अभी 9 मई एक बदतरीन वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, दुरुस्त नहीं है जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसकी जो आउटकम है PTI के लोगों के लिए वो भी दुरुस्त नहीं है। अब 25-30 दिन किसी को बंद कर दें तो उसका अंजाम कार क्या होगा, वही है जो हमारे सामने नज़र आ रहा है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे इन दोनों मौज़ूआत। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं आबिद शेर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। इसके अलावा वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं, और मुराद राज साहब, आप रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आबिद साहब, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, लाहौर में अच्छा जलसा भी हो गया, अदालत के दरवाजे अब खुले हैं, सारे मामला लगता है उनके डील डन है, आपका भी यही तासुर है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जहाँ तक मीनार पाकिस्तान का जलसा है, मेरा ख्याल मीनार पाकिस्तान से भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर चले जाए तो काला शाह काकू तक जलसा ही जलसा था। इधर मुल्तान रोड तक गाड़ियाँ और जम्मे गफ़ीर था एक लोगों का, एक वो मोहब्बत थी नवाज शरीफ से। जहाँ तक देखें आप डील की बात कर रहे हैं, हमने माजी में भी हमारे साथ जुल्म हुआ। जनाब मुशर्रफ के दौर में 99 में भी एक प्लेन हाईजैकिंग का केस बनाया गया। नवाज शरीफ साहब को सज़ाए मौत देने तक के ये गए, लेकिन अल्लाह ताला की करनी हुई, सज़ाए मौत देने वाले तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नवाज शरीफ रहा। उसके बाद ये अभी जो 2017 में एक पनामा का ड्रामा शुरू किया, इकामे पे निकालिया। नवाज शरीफ की प्ली यही है कि हमसे हम रायत नहीं मांग रहे। हमारे साथ जो जुल्म हुआ, जज अरशद मलिक की दास्तान मलिक साहब आपके सामने है, और जिस तरह फिर एक मॉनिटरिंग जज बिठाकर साकिब निसार के ज़रिए, आसिफ सईद खोसा के ज़रिए, मॉनिटरिंग जज का नाम पता है? जो भी है जी, मैं उस केस के जो मंदरजात हैं वो तो मैं कहने का हक बजानब, मुझे उसमें से कोई भी नहीं रोक सकता। इसमें ना किसी की तौहीन है, हमारी तौहीन की गई, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तौहीन की। मलिक साहब, ये तौहीन किसी को नज़र नहीं आती कि 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा नवाज शरीफ, आप उसको अकामे पे निकाल देते हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि तनख्वाह नहीं ली जाती। मेरा सिर्फ यही है, जो नैब के ज़रिए आप फरमाने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और उसका खमियाजा भुगता नवाज शरीफ उसके ख़ानदान ने। वो अपनी वालदा के जनाजे पे भी नहीं आए। एक उसके बाद उनकी वाइफ की डेथ के ऊपर जो मजाक उड़ाया गया, जिस तरह की एक बदतमीज़ी का तूफ़ान था, वो मलिक साहब आपने भी देखा। कहने का मकसद ये है कि अभी जो अभी एवन फील्ड का केस ले लें, लेकिन 2017 में जो दरवाजे नवाज शरीफ पे बंद थे वो 2023 में ऑटोमेटिकली नहीं खुले। उस वक्त भी एक इस्टेब्लिशमेंट के अरेंजमेंट के नतीजे में वो दरवाजे बंद हुए थे, और इस वक्त भी उसी अरेंजमेंट के तहत दरवाजे खुले। मेरे साथ देखें, आप इसको जो मर्जी कहें, लेकिन हम नहीं इस चीज़ को मानते। हम यही, इसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। हमारी लीडरशिप को एक मुझे बताएं कि कोई करप्शन का एक केस, कोई एक रुपया बता देते कि जी नवाज शरीफ साहब ने फ़लान जगह पे ये मामला किए। मलिक साहब, कोई अकल भी काम करती है। सारे बैठे हैं, सारी जमातें लग गई, सारी इंडस्ट्री लग गई, वो जो इंजीनियरिंग करते हैं। मुझे बताएं कि एक पाई की भी करप्शन अगर नवाज शरीफ पर साबित की है तो आप भी यहीं पे बैठे, मैं भी यहीं पे बैठा। अच्छा, एवन फील्ड के अलावा उनके ऊपर वैसे इंटरेस्टिंगली 2013 से 17 तक जब वो वज़ीर आज़म रहे, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। अभी भी केस वही है, वो हिल मेटल्स वाला, और उसमें उनकी अपनी गलतियां भी शामिल हैं। लेकिन मुराद राज साहब से पहले बात चलाते हैं।
मुराद राज साहब, 30 अक्टूबर 2011 में लाहौर में इमरान खान का जलसा था मीनार पाकिस्तान में, जहाँ से एक उनकी कहना चाहिए पॉलिटिकल लॉन्चिंग एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ओन कर लिया था। और उस जलसा गाह को भरने में भी आपके लिए वो जो सॉफ्ट कॉर्नर था, उस वक्त का जनरल कियानी का ये मॉडल था कि थर्ड पॉलिटिकल फोर्स जो है वो मार्केट में आनी चाहिए, उसने एक रोल अदा किया था। तो 30 अक्टूबर वाले उस जलसे से और अक्टूबर 2023 वाले नवाज शरीफ के जलसे से कोई दोनों चीज़ों में मुमासलत क्यों मौजूद है, कोई इस्टेब्लिशमेंट से साथ ताल्लुकात वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नदीम भाई, दोनों चीज़ें जो हैं एक पॉलिटिकल आई थिंक इवेंट्स थे जो 2011 का था, क्योंकि उसमें तो मैं ख़ुद शामिल था उस वक़्त, मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर था उस वक़्त। और मेरे ख़्याल से हम खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने लोग आ गए थे, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने तो ख़ुद गिनती की थी और पता था किसकी कितनी ड्यूटी लगाई हुई है, कितने लोग किसने लेकर आने हैं, सब चीज़ें। मगर हमें किसी किस्म की हेल्प उस वक़्त नहीं थी। आपको पता है उस वक़्त तो हम तो उस वक़्त लोगों को ढूंढ रहे थे और लोगों को बना रहे थे। तो मुझे याद है, आज मैंने हमेशा ये बात ओपनली की है, मैंने गिन के एग्जैक्ट, जो मुझे 100 कहता था मैं उसके 10 बंदे गिनता था। मैंने एग्जैक्ट जो हिसाब लगाया था एट द एंड ऑफ द डे 50,000 लोगों का लगाया था कि 50,000 लोग आ गए तो हमारी इज्जत रह जाएगी। इतनी दुनिया खुद निकल आई कि उसके बाद तो मुझे याद है अभी भी मैं स्टेज पे बैठा हुआ था और मेरे साथ, क्योंकि मियां महमूद रशीद उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो हम दोनों स्टेज पे बैठ के, कोई ये 6-7 बजे का टाइम था या मेरे ख्याल से इसी तरह कुछ था, और हमारी समझ से बाहर हो गया था कि इतनी दुनिया किस तरह आ गई है और दुनिया को संभालना मुश्किल था उस वक्त। सो इसलिए, और जो इस्तीफ़ा हुआ है इनका जलसा, वो मेरे ख्याल से सबको ही पता है किस तरह हुआ है, किस तरह किया गया, कैसे हुआ है, कुछ रोशनी डाल दें। अब नदीम साहब, आप मेरे से क्या सब चीज़ें, सबको पता है कि ऑब्वियसली नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि देखें, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि जी लोग नहीं आएंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह भी लोग लाए हुए गए हो ना, देखा वही जाता है कि एक शो किया उन्होंने, और जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ है, इट वाज अ डिसेंट शो एंड दैट्स इट। कि अब उसमें कोई नहीं एंड पे पूछता नरम आपसे गोशा कि मियां कौन साहब किस के तरह लिए बंदे कैसे लेकर पैदा हुआ आया। एस्टेब्लिशमेंट के दिल में, जो 2017 में बिल्कुल कोई नरमी की गुंजाइश नहीं थी इनकी, तो अब ये 2023 में नरमी कैसे पैदा हुई? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं नदीम भाई, कि अगर इस तरह होता ना कि कोई आप अगर लाहौर से पूछें तो मुझे पता है कि लाहौर से लोग नहीं निकले। बहुत दुनिया जो है वो बाहर से आई हुई थी वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने भी चेक करवाया लोगों से इन द सेंस, मगर बहुत दुनिया जो थी वो बाहर, लाहौर के बाहर से थी, तो लाहौर डिड नॉट रियली कम आउट। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई नया चेहरा लोगों को दिया जाता ना इस मुल्क के अंदर एज के जी अब नई चीज़ें बदलेंगी, आप वही पुराने चेहरे वापस लेकर नहीं आ सकते। अब मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को मैं 1 मिनट लूँगा सिर्फ। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब बने चीफ मिनिस्टर 85 में आई थिंक, ठीक है जी, उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब आप लगा लें कि 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और फिर नून लीग कहती है जी हमें एक और मौका दें, हम मुल्क ठीक करना है। जिन्होंने 40 साल से मुल्क ठीक नहीं किया, तो वो अब नया क्या, नई क्या चीज़ देंगे? मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं ठीक कर सक रहे। पीपल्स पार्टी को 50 साल से ज़्यादा हो गए, और फिर अब 15 साल से वो डायरेक्टली बैठे हुए हैं, 15 साल से कराची में। आप कराची की बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, आप सिर्फ कराची में पानी का निज़ाम देख लें और सड़कों का हाल देख लें, किसी वक्त भी जाके 15 साल से वो स्ट्रेट बैठे हुए और कहते हैं हमें दोबारा मौका दें। आज मैं कराची के कुछ लोगों के साथ वलीद इकबाल साहब से भी ऑफिस में आए हुए थे। वलीद इकबाल साहब, तो जो नवाज शरीफ की वापसी है, पहले तो उसी से स्टार्ट करते हैं। अदालती मामलात के ऊपर पहले आपका रद्द-ए-अमल, क्योंकि आप तो लीगल मैटर्स में एक्सपर्ट है, तो पहले तो ओपिनियन उसी के ऊपर दे दें। हिफाजती ज़मानत से लेकर आज जो हाई कोर्ट के सामने नैब ने मौक़िफ़ लिया, आपका रद्द-ए-अमल उसके ऊपर। देखें जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा तो अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा अरसा हो गया आपके चैनल पे और मैं नहीं आया और आपकी ज़ियारत नहीं हुई, और आज तो मैं सर आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए ना, तो यहाँ ब्यूरो में तशरीफ़ लाइए। जी तो मैं वही सेट पे कहने लगा बैठ के था, आपके साथ आज मुलाकात भी वो होगी, आज तो प्रोग्राम भी करेंगे। हाँ, आज तो वैसे ही ज़ियारत हो रही है थ्रू दी एयर वेव्स, और ज़ाती तौर पे भी मैं करूँगा।
आज मैं आपको ख़ास तौर पे अर्ज़ करना चाह रहा था कि मुझे आप कानूनी जो है शोबे में जो है उससे मुतालिक जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं उस हवाले से यहाँ नहीं हूँ। मैं आज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे और मैं सियासी सतह पर ये बात करना चाह रहा हूँ। ये जो आपने बताया कि अदालती निज़ाम और जो अदालतों में साथ सलूक हुआ है मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ लेटली, ये तो मैं उससे पहले पिछले हफ्ते भी कह रहा था कि ये हमारे अदालती निज़ाम का एक इम्तिहान होगा, और मैं इसके ऊपर कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाह रहा कि इस इम्तिहान में हमारा अदालती निज़ाम इस हद तक जो है वो पास हुआ है या फेल हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसमें फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि ये, क्योंकि ये सब देखिए, मैं आई एम अ पॉलिटिशियन, ठीक है, ज़रा मैं टेक्नोक्रेटिक किस्म का पॉलिटिशियन समझा जाता हूँ, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक पॉलिटिशियन जो है वो लोगों का भी टेम्परेचर ले रहा होता है, दर्जा हरारत, और मैं महसूस करता हूँ कि जिस तरह आप देख रहे हैं और आप तबसरा कर रहे हैं, उस तरह पाकिस्तान भर के अवाम और पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं वो भी देख रहे हैं कि ये किस तरह की जो है ट्रीटमेंट मियाँ नवाज़ शरीफ को मिल रही है। वो सही है या गलत है, मैं नहीं समझता कि वो रेलेवेंट है इस वक्त, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान हूँ। अब मैं अपना अवलीन फरीज़ा बतौर उसके ही समझता हूँ, और पॉलिटिकल पार्टी के एक तर्जुमान के तौर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जो भी इनके साथ जो इनको ट्रीटमेंट मिल रही है और जो इससे तासुर कायम हो रहा है वो आवाम देख रही है, और हम उसका मुकाबला जो है बैलेट बॉक्स के ज़रिए ही करेंगे, और हम इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, हम एक सियासी जद्दोजहद की तरफ देख रहे हैं, और हम एक सियासी मुकाबले की तरफ देख रहे हैं। और जो मैं दर्जा हरारत महसूस कर रहा हूँ, जो मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ लोगों का, मुझे नहीं लग रहा कि ये सारी, भले अदालत में उनको कामयाबी मिल जाए, अवाम की अदालत में मैं नहीं महसूस करता, और मैं उसमें अपने दिल से यकीन रखता हूँ कि वो अपने आप को मुस्तरद करने का रास्ता जो है वो और ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं और उसको चौड़ा कर रहे हैं, और वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। और उनके जलसे की कामयाबी और नाकामी, क्योंकि आप मुझे सिर्फ कानून की हद तक महदूद रखना चाह रहे थे और मैं बात सियासी करना चाह रहा हूँ, ये आपको भी पता है और आई थिंक दुनिया जानती है कि इस जलसे के लिए लोग इकट्ठे करने के लिए बिरयानी से बात शुरू हुई, फिर वो मोटरसाइकिलों तक गई, और बल्कि जन्नत के वादे तक जो है बरूए कार लाए गए कि जी अगर आप इस जलसे पे आएंगे तो आपका जन्नत का जो है वो रास्ता जो है वो हमवार होगा। मैं तो कह रहा हूँ बार बार आपको, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कानूनी सतह पर देख लें जो हो रहा है, और ये जलसे वगैरह के लिए, और ये भी देखें कि जी इस्लामाबाद पे उतरते हैं तो बायोमेट्रिक्स लेने के लिए वो अदालत का अमला वहाँ आया होता है उनसे, तो ये लोग देख रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इसका मुकाबला हम वही करेंगे, कर रहे हैं इसका वही मुकाबला करेंगे हम। वलीद इकबाल साहब, पीटीआई के तर्जमान के तौर पर या पीटीआई के रुकन के तौर पर आप जो तबसरा कर रहे हैं, क्या आपके ऊपर दबाव है कि कुछ बातें कहने से गुरेज करें या इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करने से गुरेज करें, क्योंकि आप बड़ा नाप तोल के बोल रहे हैं, जो चीज़ें कह रहे हैं मुझे लगता है कि अभी आप खौफजदा हैं कि कहीं 20 दिन के लिए आप भी गायब ना हो जाए। नहीं जी, मैं अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से खौफजदा नहीं हूँ जी, और अल्लाह ताला जो है वो इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है अल्लाह ताला के हाथ में ही होती है। मैं आपको ये वाज़े करना चाहता हूँ, आप अपने ही प्रोग्राम्स में जिस दफ़ा आपने मुझे बुलाया है, और मैं समझता हूँ कि वो कोई 20 से लेकर 50 के दरमियान मौके होंगे, मैं जिस तरह हर दफ़ा बोलता हूँ मैं उसी तरह ही बोल रहा हूँ आज भी, और मैं फिर से ये 9 मई के ऊपर आपके क्या सोच है आपकी? 9 मई की आपने तो मेरे ख्याल में पहले भी इसके ऊपर मैंने आपसे राय ली थी, अगर मुझे याद पड़ता है, तो आपने उसको कहा था कि 9 मई को ये जो हमला वगैरह करना ये दुरुस्त नहीं है। आपके प्रोग्राम पे तो ये गुफ्तगू नहीं हुई जी, मैं तो आपके प्रोग्राम पे, मुझे अब याद भी नहीं लास्ट टाइम कब आया था, और यकीनन 9 मई के बाद आपके प्रोग्राम पे नहीं आया था, लेकिन उसके बारे में मैं आपको जो मेरा मौक़िफ़ आई थिंक 16 मई को जो है वो वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम पर, आई थिंक मैं पीटीआई के पहले तर्जुमानों में था जो कि जिन्होंने वायलेंस की मज़म्मत की, और वायलेंस की मैंने कभी भी तायद नहीं की। तशद्दुद की जो है, मैंने हमेशा कहा है कि हमारा आइन जिस बात का वादा करता है वो है पुरअमन और गैर मुसल्ला इज्तमा, और बतौर एक सियासी जमात के हमने हमेशा उसी का रास्ता अपनाया है, और मैं ये बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि कभी भी मेरे जो, अब मुझे 12 साल होने को आ रहे हैं सियासत में और पीटीआई में शामिल हुए हुए, मैंने किसी एक मौके उस दौरान में कुछ अरसे के लिए पीटीआई लाहौर जो एक अहम डिस्ट्रिक्ट है उसका सदर भी रहा हूँ, मैंने किसी मौके पर भी अपने चेयरमैन को कभी भी पुरतशद्दुद किसी किस्म के या वायलेंस की तरफ जो है तरगीब देने का कभी भी नहीं देखा और सुना,
और मैं इसीलिए ये कहता रहा हूँ, आप 9 मई की मजम्मत करते हैं? मैं वायलेंस की मजम्मत करता हूँ, हर किस्म के वायलेंस की मजम्मत करता हूँ। और मैंने अब, अगर आप 9 मई का खसूसन पूछना चाह रहे हैं, और मैं दोहरा देता हूँ कि मैंने उस वक्त क्या कहा था, उससे एक हफ्ते के बाद मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि जी वायलेंस जो है जिसने भी किया है उसको उसका एहतसाब होना चाहिए और कानून की पूरी कुव्वत से उसको जो है अकाउंटेबल होल्ड जो है करना ज़रूरी है, नंबर एक। नंबर दो, जो भी वायलेंस हुआ है वो जिन्होंने भी किया है वो एक अनफरादी फेल था और वो पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। और नंबर तीन, अब मैं फिर ये तीसरी बात भी दोहरा रहा हूँ कि कानून के नज़दीक और हर लिहाज से तफरीक होनी चाहिए उन अफराद में जिन्होंने तनसीबात पर हमला किया, तनसीबात को नज़र आतिश किया, वहाँ पे लूट मार की, शहदा की जो यादगारें हैं उनकी बेअदबी की। उन सब में तफरीक होनी चाहिए उन लोगों से जो कि पुरअमन तरीके से, ना उन्होंने कोई ट्रेस पास किया, ना उन्होंने कोई आर्सन किया, ना उन्होंने कोई लूटिंग की, ना उन्होंने कोई जैसे कहते हैं जलाओ घेराओ या किसी किस्म का तशद्दुद किया। उनमें तफरीक होनी चाहिए जो कानून और आइन भी जो है हम पर फ़र्ज़ करता है और हम जो हम पर लाजिम करता है। लेट मी पुट इट। यहाँ आपसे एक और सवाल कर लूँ यहाँ पे, फिर मैं आगे चलूँगा। आज अभी थोड़ी देर पहले, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले लाहौर से खबर आई है, पंजाब हुकूमत ने एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे जेल ट्रायल करने की मंजूरी दी है 9 मई के वाक़यात के अंदर जो भी मुलव्वस था उनकी। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने वो 21D जो है मिलिट्री एक्ट के नीचे पहले ट्रायल चलने की बात थी, उसको तो स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो आज उसकी डेवलपमेंट ये है कि एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे जेल ट्रायल की मंजूरी पंजाब हुकूमत ने दी है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स और FIRों की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें जी, इसमें दो लेवल्स पर ये चीज़ जो है इसके ऊपर सवालिया निशान उठता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कल कर दिया और वो क्योंकि मुख्तसर फ़ैसला था और उसकी तफसीलात जो हैं और अभी तक सामने नहीं आई कि क्या उसकी रीज़निंग है। लेकिन चलें, वो तो एक अपनी जगह है, वो तो फ़ैसला हो गया और उस पर भी एक मैं तबसरा पढ़ रहा था कि अमल दरामद भी मुमकिन है या नहीं है, वो एक अलग बात है। एक तफसीली तबसरा अंग्रेज़ी के एक जरीदे में आया हुआ था। लेकिन ये जो जेल में ट्रायल करने का जो सिलसिला है, ये कोई इसकी ये पहली मरतबा नहीं है कि ऐसी बात हो रही हो, लेकिन इतने वसी पैमाने पर ये हो रही हो, ये थोड़ी सी एक गैर मामूली बात है, अनयूजुअल बात है। और जेल ट्रायल्स वाकई एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में जब मंजूर हुई थी, उसका मकसद जो था वो वाकई टेररिज्म और टेररिस्ट लोगों को जो है उसकी इंसदाद करना और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना था। इसके ऊपर बहुत से कानूनी फ़ैसले आए हुए हैं कि जिस तरह से एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शंस 6 और 7 को जो है नाजायज़ इस्तेमाल में लाया जाता है और उस पर बहुत सी वजाहतें कोर्ट्स ने की हैं। लेकिन बहरहाल वो सिलसिला और वो तसलसल जारी है। लेकिन जेल ट्रायल्स भी बहुत से जिन्हें कहते हैं ना जेट ब्लैक टेररिस्ट्स के, वो ज़रूर होते रहे हैं, खुदकुश हमला आवरों के जो सहूलतकार थे या जो वैसे पकड़े गए और खुदकुश हमले में कामयाब नहीं हुए वगैरह वगैरह। इसमें दो चीज़ें आड़े आ सकती हैं। नंबर एक, हमारे आइन का आर्टिकल 10A। ब्रेक करीब आ गई है। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। आर्टिकल से भी रद्द-ए-अमल लेंगे। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 2017 से ऑनवर्ड नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और PMLN की बेशतर जो लीडरशिप थी वो उसके बाद जेलों में रही। इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में तकरीबन बराबर की नंबर से दोनों के, PTI के भी और PMLN के भी। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया हुआ था कि बारी इस दफ़ा इमरान खान की है, तो जो इंडिपेंडेंट्स थे या बहुत सारे जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते थे जहांगीर तरीन के ज़रिए, वो सारे मामला जो थे इमरान खान की फेवर में गए और पंजाब में भी और मरकज़ में भी इमरान खान हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। अपोजिशन के ऊपर वो डंडा चलता रहा। शाहिद खाकान अब्बासी हों, मिफ्ता इस्माइल हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों या दीगर लोग हों, एहसन इकबाल हों, वो सब एक के बाद एक जेल गए और कई कई महीने जेलों की सज़ा काटी। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। तो मैं सोचता था कि ये जितनी इस दफ़ा इन्होंने चक्की पीसी है, आइंदा के लिए शायद इनको मौका मिले तो ये इससे गुरेज करेंगे कि ये चीज़ पाकिस्तान में ना दोहराई जाए। लेकिन PTI के साथ जो कुछ गुजर रहा है, ये PDM के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ और मेरा ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन में PTI के साथ वही कुछ होगा या उससे भी ज़्यादा होगा जो PMLN के साथ लास्ट टाइम हुआ था। तो आबिद शेररी साहब, क्या हम ये जो साइकिल्स हैं एक अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को नाक से लकीरें निकलवाने के, उससे कभी रुकेंगे या ये चलता रहेगा? मौलाना साहब, मैं पहले 1 मिनट पहले मुराद राज साहब ने जो बातें की हैं, मैं उनका जवाब 2 मिनट लूँगा। आपके जलसे में तो हमें पता कि किस तरह बंदे आए, किस तरह लाए गए, कैसे है वो जिन्होंने इनकी जमात बनाई थी, जनरल पाशा साहब
और उन लोगों ने वो सारा मैनेज किया, सारी फंडिंग की, सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया। फिर यही लोग थे जो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उस धरने का हिस्सा बने, मोहरा बने, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, वज़ीर आज़म हाउस को चढ़ दौड़ने की बात की, पीटीवी के दफ्तर। उस वक्त ही इन जाहिलों को अगर सबक दिखाया होता, इनके दांत तोड़े होते, तो ये 9 मई का कभी वाक़या न करते। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक की। ये राज साहब कहते हैं इनको कि इलेक्शन लड़े। ये कौन होते हैं हमें कहने वाले? जी 40 साल से पुराने चेहरे हैं। 40 साल में एक मरतबा भी नवाज शरीफ को टनोर पूरा करने दिया? जब भी नवाज शरीफ आया, ये मुराद राज साहब उन्हीं की मोटरवे पे बैठ के सफ़र करते हैं, ये उन्हीं की ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं, ये नवाज शरीफ की बनाई हुई बिजली से इंजॉय करते हैं। वरना तो इनकी हुकूमत रही है 3.5 साल, ये वजीर है, कौन सा अच्छा कारनामा किया इन्होंने? कौन सा मुल्क के लिए बेहतर किया? IMF के सामने मुल्क गिरवी इन्होंने रखा, मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। उधर से इमरान खान से टीवी पर तकरीर करता है जी कि नवाज शरीफ का AC बंद कर दो। वो शख्स जिसने CPEC लाया, पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लेकर आया, रोड टू मार्केट बनाए, लोगों को एक नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान की वही पाकिस्तान जो नवाज शरीफ ने दिया, इन्होंने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान का जो हशर नशर है 3.5 साल में, ये कैसे मलिक साहब अपने आप को बेल आउट कर सकते हैं? मुझे बताएं। ये हमारे, मुझसे पूछें, मेरे लोग आए, कोई बिरयानी पे भी नहीं आया, कोई इनके लोग आते होंगे बिरयानी पे, मोटरसाइकिल पे, इनके लोग लाए गए। हमारे लोग, मैं मलिक साहब लेकर आया अल्लाह के फजल से फैसलाबाद से लोग। बगैर बिरयानी के कोई नहीं आता जलसा जी, बगैर बिरयानी के कोई नहीं आता। आप मुझे बताएं कि अब जो आपके साथी दोस्त आते हैं उनको भूखा मारेंगे आप? वो बसों के ऊपर जो है ना देके रख के साथ लाया जाता है। सुने, अब मैं अपने साथियों को लाता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको लुक आफ्टर करूँ, उनको खाना खिलाऊं, पानी, मैं उनको क्या भूखा रखने के लिए तो लेकर आया? PTI के धरने में भी खाना पहुंचाने वालों की जिम्मेदारी होती थी, ड्यूटी होती थी। वो जो धरने पे जो हजारों रुपया बांटते थे वो कौन लोग थे? कौन थे? मर साहब आप बताएं। नहीं आप बताएं मुझे। वो स्टेटमेंट वो पढ़ ले, जजमेंट मुझे क्या, वो तो फैजाबाद में थी, मैं तो डी चौक के धरने का पूछ रहा हूं। उसी की पैदावार है। जस्टिस वकील वलीद साहब बैठे हैं, मैं एहतराम से बात करूंगा। ये हमें बात करते गुड टू सी यू। मैंने कहा था क्या नवाज शरीफ साहब के लिए तो वो दरवाज़ा नहीं खोला गया था जो इमरान खान के लिए खोला गया था? क्या वो वक्त भूल गए कि इमरान खान गाड़ी में बैठा था, वो रजिस्ट्रार आता है जी कि आप इस पर सिग्नेचर कर दे? क्या अदालतें उनकी ज़र खरीद गुलाम थी? इमरान खान खातून जज को गालियाँ देता है, उसको हरासमेंट करता है उसके ऊपर ये कानून भी खामोश है, ये साहिबान भी खामोश हैं। ये मुझे बताएं कि इमरान खान को कानून सजा दें, जज बिक गए, अदालतें 2 नंबर। अगर वही अदालतें इनको सजा दें, अभी ऐसे हुआ है नैब का बंदा नोटिस करे बगैर अदालत में मौजूद हो, 2 दफा हो चुका है जो मेरी नवाज शरीफ के केस में। अब नवाज शरीफ को जो सजाएं दी गई, मलिक साहब आप उसकी तारीफ करें। नहीं वो सही सजाएं नहीं, फिर तो आज जो नैब बगैर तलब किए मौजूद थी। मुझे बताएं कि एक आप साद रफीक साहब की केस में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अदालत ने कहा, क्या जुल्म है? मुझे भी क्या कहना है, अदालत ने क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? फिर आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, आप उसका हिस्सा बने, आप उनकी गोद में, आप हमें तो ना सबकी बारी होगी ना जी, ताड़ी बारी तानू मिल गया, उन्हें बारी मिल गया। देखिए मैंने तो नहीं, जिनके ये बेबी थे 9 मई को मैंने कहा था, आपने कहा था, इन्होंने वो बात की कि इमरान खान को मैंने नहीं कभी सुना। मोहतरम वलीद इकबाल साहब, वो इमरान नियाजी के भांजा एहसान के नाम का वो कोर कमांडर की वर्दी को घुमा रहा था, वो चक्का लुटेरा जिसने ये पाकिस्तान की बदनामी की उन्होंने। अब वो आप एक बड़ी अच्छी फैमिली से आपका बैकग्राउंड है, आपके जो बुजुर्गवान है उन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। क्या इसलिए बनाया था कि आप उनकी तनसीबात पर चढ़ चढ़ें? क्या इसलिए बनाया था कि आप उनकी एयर बेसिस पर घुस जाएं और उनको पथराव करें जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज थे? मलिक साहब ये किया इन्होंने। आप कोर कमांडर के घर में पड़ा के वो यूनिफॉर्म को मारा है, ये क्या बदमाशी है? इंडिया की जरूरत नहीं पड़ी, PTI की जरूरत पड़ गई, फिर ऊपर से ये इसीलिए आप मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के मलिक साहब मैंने नहीं देखे, आप मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हक में, हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, हमने तो फेस किया, और अब जेल ट्रायल के मलिक साहब जिनका नुकसान इन्होंने किया ये उन्हीं से खमियाजा भुगते। किन से? ये जिनके घरों में घुसे, आपने तो नहीं घुसाया या मैंने घुसाया? ये पहले देखिए वो नुकसान जो है साइफर ये बयान आपका दुरुस्त नहीं है। जिनका नुकसान किया वो पाकिस्तान का नुकसान है। साइफर का नुकसान, पाकिस्तान के अंदर ऐसा फसाद हो तो पाकिस्तान मेरे साथ साइफर का खेल किसने खेला? मैंने खेला था, मैंने लड़ाया वो डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने काम किया।
आपको जब उन्हीं लोगों ने बनवाया, वही MQM, वही PMLQ, वही जमातें आपको बनाती हैं, आप जिंदाबाद, आप कहते हैं जी उसको बना दें, उसको बना दें, आप अगले 10 साल के लिए महाराजा रंजीत सिंह। अभी वो दोबारा आपके साथ फिर आएंगे, तैयारी रखें। मले साहब ये इलेक्शन के बाद फिर आएंगे आपके साथ। मले साहब ये देखें, हमने अक्सरियत मिलनी कोई नहीं है। पाकिस्तान को आगे, बुरा भला का तो साथ ही आएंगे आपके। हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की खातिर उनके साथ गले लगाएंगे फिर। मैं नहीं, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। हम कोई सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। हम पाकिस्तान की मईशत और जो गरीब लोग जो आज गुर्बत की चक्की में इमरान खान की वजह से पिस रहे हैं, जो गरीब इमरान खान की वजह से बिजली का बिल ज्यादा दे रहा है, जो गरीब इमरान खान की वजह से बिजली के बिल आपने बढ़ाए। मुझे बताएं, चीनी के रेट मैंने बढ़ाए थे, आपने बढ़ाए, आटे के रेट मैंने पहले उन्होंने बढ़ाए थे, अब आपने बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? अब आपने बढ़ाए। मलिक साहब 55 रुपए की चीनी अच्छी नहीं लगती थी नवाज शरीफ के दौर में, पाकिस्तान ऐसे जा रहा था, क्यों निकाला आपने नवाज शरीफ? ये तो अब नवाज शरीफ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाहौर जलसे में खड़े होकर नवाज शरीफ को दो बातें कहनी चाहिए थी। एक कहते मुझे क्यों निकाला, एक कहते मुझे क्यों निकाला, दूसरे कहते वोट को इज्जत दो। दोनों बातें नहीं मुझे बताएं, वो चले पिंडी से लाहौर तक 4 दिनों में कोई गमला टूटा? अच्छा, मुराद राज साहब से इस पे कोई जवाब गमला ले। टूटा बताएं मुझे। मुराद राज साहब, ये अपना सारा बोझ उतार के इन्होंने आपके कंधों पे डाल दिया है कि आप PTI का हिस्सा थे, आप ही कसूरवार हैं। तो पहले तो आप अपने हिस्से का जवाब दे लें, फिर मैं वलीद इकबाल साहब की तरफ आऊँगा। देखें, मैं तो बात वहीं से शुरू करूंगा जहां पे अभी आबिद शेर अली साहब ने कमेंट किया कि अब आके इन्होंने कौन सी नई छड़ी लेकर आए हैं लंदन से, जिस छड़ी से ये इस मुल्क को ठीक करेंगे। काश कि वो छड़ी आज से कोई 10 साल पहले मंगवा लेते, 20 साल पहले मंगवा लेते, 30 साल पहले मंगवा लेते। और मेरे ख्याल से सारे कैदी जो हैं ना, वो आज जश्न मना रहे होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सहूलत नवाज शरीफ साहब को मिली है वो मेरे ख्याल से सबको अब मिलेगी कि सबके प्लेटलेट्स कम हो जाएं, वो मुल्क से चले जाएं और वापस आएं, तो VVIP ट्रीटमेंट सबको मिलेगा अब, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया ना नदीम भाई, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। सो मेरे ख्याल से हर कैदी जो है इस वक्त इस मुल्क का वो एक जश्न मना रहा है आज कि उनको रास्ता मिल गया है, कि उनके पास थोड़े से पैसे हुए तो वो मुल्क से बाहर आपके ख्याल में नवाज शरीफ को अदालत ने खुसूसी राय दी है? ये मुझे नहीं पता जी, जो भी आज हुआ है वो सबके सामने है, सबने अपनी अपनी जजमेंट उस पर देखनी है कि देखें नैब का बंदा वहाँ पहुँच जाना कितना ज़बरदस्त मिरेकल है। अल्लाह करे कि एक आम आदमी की जब कोर्ट में उसका केस लगे तो नैब इसी तरह पहले पहुँची हो या बाकी इदारे भी पहले इसी तरह पहुँचे हों। मैं तो समझता हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है ये जो आज हुई है, क्योंकि इसका मतलब कि ये प्रेसिडेंट जो सेट हो रहे हैं ये हर आम पाकिस्तानी को भी यही मिलेगा सब कुछ। तो मेरे ख्याल से ये प्रेसिडेंट बहुत अच्छे सेट हो रहे हैं। मैं तो बड़ा खुशाइन कहूँगा कि जिस 9 मई के मुलव्वस जो लोग हैं, पंजाब हुकूमत उनका जेल ट्रायल करने जा रही है, आपका उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है? जेल ट्रायल होना चाहिए या ओपन कोर्ट्स में रेगुलर लॉज के नीचे होना चाहिए या एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे होना चाहिए? क्योंकि ये अभी एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे करेंगे जेल के अंदर। देखें नदीम साहब, जो भी कोर्ट्स डिसाइड करें उसमें ना आप मदाखलत कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। जो वहां से फैसले आते हैं, हमें अच्छे लगें बुरे लगें, हमें पसंद आए ना पसंद आए, हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। सो इसलिए उसमें तो देयर इज नो पॉइंट इवन आपके ख्याल में जेल ट्रायल के नतीजे में जो फैसला हो, जेल ट्रायल के नतीजे में वो कबूल करना चाहिए सबको? देखें, जो भी कोर्ट सब कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते। ना आप जा सकते, ना मैं जा सकता हूँ, ना कोई और जा सकता है। मगर अगर किसी चीज़ पे किसी को प्रायोरिटी मिल रही है, हम उसमें भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी मैं तो कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट बड़े खुशाइन सेट हो रहे हैं, क्योंकि आई थिंक हर पाकिस्तानी फिर लुक फॉरवर्ड करेगा कि उसके साथ भी इंशाल्लाह ताला ऐसा ही सलूक होगा जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। सो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो आम पाकिस्तानी का लॉयर होगा वो आके ये चीज़ें कैसे वलीद इकबाल साहब, कुछ मुतनाज़ा इशूज़ हैं, जैसे जेल ट्रायल जो है वो शफाफियत से आरी होता है, तो इसलिए उससे भी गुरेज करना चाहिए। 9 मई को जो बराह रास्त कोई आतिशज़नी में ऐसे वाक़यात में तोड़ फोड़ में GHQ या कोर कमांडर हाउस अटैक के अंदर मुलव्वस हो या बेस के ऊपर अटैक में या जलाओ घिराव में मुलव्वस हो, उसके ऊपर राय तो नहीं हो सकती, लेकिन तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए कि उसे कोई क्वेश्चन ना करे। अभी मुझे लगता नहीं है कि आपके जो बाकी सियासी साथी हैं तो दूसरी जमातों से, लेकिन वो इस इशू पर आपका साथ देने के मूड में मुझे नज़र नहीं आते। थैंक यू वेरी मच जी। आपने इसी बात पर मुझसे दोबारा सवाल शुरू किया,
क्योंकि वक्फे से पहले जो मैं बात करना चाह रहा था वो उसका हिस्सा थी जो मैं अब कह आप दूंगा। कर लीजिए। मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया, बहुत शुक्रिया। मैं बताना ये चाह रहा था कि ये रेलेवेंट नहीं है कि दूसरी सियासी जमातों के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। मैं बताना ये चाह रहा था कि जो दो चीज़ें आड़े आएंगी वो आएगी। नंबर एक, हमारे आइन का आर्टिकल 10A वो कहता है कि जी हर एक को एक फेयर ट्रायल, हर ना सिर्फ पाकिस्तान के शहरी को, पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई भी हो, उसको फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का एक बुनियादी हक हासिल है। अब फेयर ट्रायल क्या है और ड्यू प्रोसेस क्या है, इसकी तशरीह हमारी अदालत आलिया यानी कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अदालत उज़्मा, उसमें हतमी फ़ैसला रखती है। तो एक तो ये आड़े आएगा जेल ट्रायल्स के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो इस पैमाने पर किए जा रहे हैं जिस तरह से अब डिस्ट्रिक्ट वाइज पंजाब हुकूमत ने कर दिया है, मुझे लगता यही है। पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ। दूसरी कौन सी चीज़ आड़े आएगी वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का 1966 का एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR 1966 का। पाकिस्तान ने 2010 की जून में उसको अपने मकामी कानून का हिस्सा बना लिया। तो जब ये सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का इशू आ रहा था तब भी मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत सी तंजीमों ने और इवन अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ तर्जुमान थे जिन्होंने उस पर एतराज़ किया था कि ये उस कॉवेनेंट का यानी उस बैनुल अक़वामी मुआहदा जो कि पाकिस्तान के मकामी कानून का हिस्सा बन चुका है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। मुझे लगता है कि यही आर्गूमेंट जो है इस किस्म के गैर शफाफ ट्रायल्स पे जो कि जेल के अंदर हो रहे हैं, और इसको ऑलरेडी चैलेंज जो किया हुआ है हमारे चेयरमैन ने और वाइस चेयरमैन ने, जो कि चल रहा है ऑलरेडी अडियाला जेल में ट्रायल, उस पे तो अब उसको और तक़वियत मिल सकती है इस केस को, आइनी आर्गूमेंट को और बैनुल अक़वामी मुआहदे से जो हवाले से जो आर्गूमेंट है। मैं प्रोग्राम के एंड पे आ गया हूँ वली साहब, एक ब्रीफ सा अगर आपसे मुझे रिप्लाई मिल जाए, क्या ये मौका नहीं है कि कोई मुफाहमत की सियासी लोग बात करें आपस में, बिगर पिक्चर में बड़े सियासी जो आपके रहनुमा हैं वो अक्रॉस द पार्टी लाइन वो मुफाहमत की बात करें ताकि पाकिस्तान के लिए आइंदा का रास्ता खुले? बिल्कुल जी, और मुफाहमत इस हवाले से होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी मुफाहमत का दरवाज़ा बंद नहीं करती, और इस के हवाले से मैं जवाब मुख्तसर ही दे देता हूँ कि एक सवाल उठाया गया ना कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। बानियाने पाकिस्तान ने पाकिस्तान को बनाया था ताकि यहाँ कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो, और पाकिस्तान एक सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत एक आइनी जद्दोजहद, एक पुरअमन जद्दोजहद, कोई बंदूकें कोई टैंक नहीं इस्तेमाल हुए थे, उसके नतीजे में वजूद में आया। इस तरह के आगे वे फॉरवर्ड आइनी तरीका हो, जमहूरी तरीका हो, एक फलाही रियासत का तरीका हो, वो ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, और उसी की ताबीर जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ताला उनको ज़्यादा ज़िंदगी देता तो शायद हम इस तरह उसको ज़्यादा बेहतर रियासत बना सकते। हम बहुत गुमराह हुए हैं पिछले 75 साल में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और बड़े वसी पैमाने पर डायलॉग। आबिद शेर अली साहब से बिल्कुल ये जो बुनियादी बात है आपकी वसी डायलॉग की, यही चाहिए अभी। आबिद शेर अली साहब, नवाज़ शरीफ ने लाहौर के जलसे में जो एक बात कही वो अहमियत की हामिल है, अगर उसको वो दिल से मानते हैं और उसको फॉलो करें, वो था कि इंतकाम लेने नहीं आया, तो मुफाहमत का रास्ता खोलें, डायलॉग। देखिए, हमने नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मुफाहमत की बात की। वो मुफाहमत ही थी कि जब 2014 में अल्लाह ने मौका दिया, उन्होंने PTI की हुकूमत बनने दी। हमें बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था जी कि नहीं बनने दे, और ना बनने दे सकते थे हम, लेकिन हमने वो होने दिया। हमने बलूचिस्तान के लोगों का हक दिया सिंध में, तो ये एक यूनिटी पैदा की। हम चाहते हैं कि सियासी पार्टियों के रास्ते खुले होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कभी रास्ते नहीं बंद किए। देखिए इस वक्त जो नून और PTI में सुर्ख लकीर खींची हुई है ना, ये आपको नहीं, वो तो इमरान खान ने इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करने आए थे, वो बेस्ट है। हमने बिल्कुल आपसे इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करना है। आप गोद में बैठकर आए, RTS की गोद में बैठकर आपने इलेक्शन लड़ा, आपको उसका खमियाजा कौम को भी भुगतना पड़ा, आप भी भुगत रहे हैं। अगर ना वो गलती करवाई होती, उसको लाए होते, उस बंदे को ना अब हमारी बारी है, ना अब आपकी बारी है, अब अवाम की बारी है, पाकिस्तान के अवाम की बारी है। अवाम पहली भी पाकिस्तान की अवाम की बारी थी। आपने बेड़ा गर्क किया उस अवाम का, आपने झूठ बोला उस अवाम का। आपने 5 साल लोगों को झूठ बोला कि नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये नया पाकिस्तान बनाया कि लोगों की रोटी छीन ली आपने। ये किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान बनाया कि लोगों से बिजली छीन, नहीं ऐसे ही बात करूंगा। किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे तफसील से। हमने क्या किया वो एक और प्रोग्राम में बात करेंगे। आपने मक्कारी की, आप सबसे
बड़े झूठे हैं और झूठों से कोई बात नहीं हो सकती। बैलेट बॉक्स से फैसला। बात नहीं, सियासत में- मैंने इनके लीडर की बात गलत- की है, गलत- मैंने गलत बात। इनके लीडर की बात की। सियासी लोग आपस में बैठे तो रास्ता सियासी निकलता है। लोगों से बैठेंगे, इमरान खान से बैठेंगे। आबिद शेर अली साहब, वलीद इकबाल साहब, मुराद राज साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।